हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो। सो दिस इज मी अनु शर्मा। मैं फिर से प्रकट हो चुकी हूँ आपके सामने। और अब हम आज जो हमने चैप्टर शुरू किया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और देयर एलिमिनेशन, उस चैप्टर का हम अंत या उसका समापन समारोह आज करने वाले हैं। हम उसको समाप्त करने वाले हैं क्योंकि हम वी आर लेफ्ट विद टू वेरी स्मॉल टॉपिक्स। वन इज डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके बाद है डायलिसिस, रीनल ट्रांसप्लांटेशन। और फिर मैं आपको बताऊंगी किडनी के काम, क्या क्या किडनीज हमारी और काम करती हैं इन एडिशन टू एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। कृपया करके अपनी कॉपियां जो है खोल लीजिए। सो ऐ मेरे वतन के बच्चों, जरा हाथ में ले लो कॉपी, और जो मैं आपको हूं पढ़ाने वाली, कृपया आप वो उसको नोट कर डालें अब, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर ब्यूटीफुल सेक्शन। दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और इसमें आज का हमारा डिस्कशन है डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि इसके पहले का जो कंटेंट है मैं वो आपको करवा चुकी हूं, तो अगर आपने नहीं देखा आप पीछे जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। सो यू विल कम टू नो अबाउट होल ऑफ द कंटेंट इन अ वेरी इजी वे। सो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारा आज का चर्चा का विषय है, ठीक है जी। डिसऑर्डर्स, भाई जब कोई चीज ऑर्डरली काम नहीं कर रही है मतलब डिसऑर्डर है, इसमें प्रॉब्लम है, बीमारी है। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम है, बीमारी है इसकी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलाई ऑफ द नेफ्रॉन, एंड नेफ्राइटिस मतलब वही सूजना इसका। सो डियर, जहां भी आइटिस टर्म आती है मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो ये है इन्फ्लामेशन, सूजन। किसकी सूजन? ग्लोमेरुलाई ऑफ नेफ्रॉन्स। हमारे नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलाई है, बंच लाइक कैपिलरी नेटवर्क है, उनका सूज जाना इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो इट इज व्हाट? inflammation of glomeruli of nephrons। देखो, अगर ग्लोमेरुलाई नामक कैपिलरीज सूज जाएंगी, फूल जाएंगी, तो क्या होगा? जो एंडोथीलियम होगी उसके बीच में जो पोर्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे। सो जो ये एंडोथीलियम है हमारी, जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी हुई होती है, इसके दरमियान जो पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है फिल्ट्रेशन होती थी, फिनेस्ट्रेशन है ये, तो ये फिनेस्ट्रेशन का साइज जो है वो बढ़ जाएगा जैसे ही ये सूज जाएगी, ठीक है। तो ब्लड में से प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो कि नॉर्मली फिल्टर नहीं होते थे क्योंकि उनका साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने की वजह से ब्लड सेल्स जो है वो एंडोथीलियम में से या फिनेस्ट्रेशन में से क्रॉस नहीं कर पाते थे। प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होती हैं हमारी ब्लड प्रोटीन्स, इसलिए वो इस छेद से, इस छोटे होल से होकर नहीं गुजर पाती थी। लेकिन जैसे ही सूजन हुई तो जो एंडोथीलियम के बीच का गैप था, जो यहाँ पे फिनेस्ट्रेशन थी, वो बढ़ गई, साइज में बढ़ गई, जिस वजह से ब्लड की प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स जो है फिल्टर होना शुरू हो गए। सो अब क्या होगा? जो ये पर्सन यूरिन पास करेगा उसके यूरिन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी, कंडीशन आ जाएगी प्रोटीन्यूरिया। और दूसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल, उसके यूरिन में ब्लड सेल्स होंगे, कंडीशन आ जाएगी हीमेट्यूरिया। कंडीशन है हीमेट्यूरिया। सो प्रोटीन्यूरिया से आपने क्या समझा? भाई प्रोटीन्यूरिया का मतलब है यूरिन में प्रोटीन का होना। सो
presence of proteins in urine is called as proteinuria. All right, ठीक है जी. और हेमेट्यूरिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन द यूरिन. ब्लड सेल्स यूरिन में आ जाना बेटा ये घातक बीमारी है. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इस इंसान को. और ये तब होगी अब बहुत सारी कंडीशन में, रेयर कंडीशन में, अगर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है किसी इंसान को मतलब ज्यादातर चांसेस फीमेल्स में होने के ज्यादा होते हैं यूटीआई के. रीजन ये है उनमें यूरेथ्रा का साइज छोटा होता है, जिस वजह से एनल एरिया से जो जर्म पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया या वायरस, वो बड़े इजीली यूरेथ्रा में पहुंच जाते हैं और यूरेथ्रा से ट्रैवल करते करते वो ब्लैडर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं. अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता है यूटेराइन ट्रैक इन्फेक्शन, द पैथोजन में रीच अप टू द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलाई थ्रू द यूरेटर एंड विल कॉज द इन्फ्लेमेशन देयर. और वहां पे वो सूजन कॉज कर देगा. कंडीशन आ जाएगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो this can prove very dangerous and fatal for the person and it need immediate treatment. ठीक है जी. तो पहली बीमारी ये आपको मैंने बताई. दूसरी बीमारी, दूसरा डिसऑर्डर है, सेकंड डिसऑर्डर है भाई पथरी. किडनी की पथरी को हम कहते हैं रीनल कैल्क्यूलाई. कैल्क्यूलाई का मतलब है पत्थर. सो रीनल कैल्क्यूलाई मतलब रीनल स्टोन या किडनी की पथरी. ये कब होती है? अगर हमारी किडनी के अंदर जम जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सालेट्स. सो इट इज द प्रेसिपिटेशन और डेपोजिशन. जम जाना, प्रेसिपिटेट होके ऑक्सालेट सॉल्ट्स का जम जाना, डेपोजिशन ऑफ ऑक्सालेट सॉल्ट्स, डेपोजिशन ऑफ ऑक्सालेट सॉल्ट्स इन द, कहा? इन द मैट्रिक्स ऑफ द किडनी और इन द किडनी इज कॉल्ड एज रीनल कैल्क्यूलाई. रीनल कैल्क्यूलाई को ट्रीट करने के लिए लिथोट्रिप्सी नामक एक मेथड होता है. ये एक नॉन सर्जिकल मेथड होता है जिसमें लेजर रेडिएशंस डाली जाती हैं किडनी के स्टोन वाले रीजन एरिया में और वो उस पत्थर को बहुत छोटे छोटे माइन्यूटेस्ट ऑफ द माइन्यूट पार्टिकल में तोड़ देता है और पानी के थ्रू वो यूरिन से बाहर निकल जाती है. इसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी. ठीक है. जो हमारा जो ये रीनल कैल्क्यूलाई होती है, इट इज इजी टू टैकल क्योंकि लिथोट्रिप्सी से ये आराम से निकल जाती है. ठीक है. अगली बीमारी है रीनल फेलुअर. भाई फेल कब माना जाएगा कोई भी ऑर्गन? आप कब फेल माने जाओगे? आप या हम तब फेल माने जाएंगे जब हम अपना रिक्वायर्ड काम नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना है, तो हम फेल माने जाएंगे. जैसे कि दिल फेल तब माना जाता है जब दिल इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड आपके शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए, तो इसे कहेंगे आप हार्ट फेलुअर. रीनल फेलुअर का मतलब है जब किडनी इफेक्टिवली आपके ब्लड में से यूरिया को साफ नहीं कर पा रही है. सो रिमेंबर, एनसीईआरटी कहती है दैट माल फंक्शनिंग, अगर आपकी किडनी की माल फंक्शनिंग हो गई है, माल फंक्शनिंग मतलब ये अच्छे से काम नहीं कर रही है. सो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी रिजल्ट इन, अब किडनी काम नहीं कर रही, इसकी वजह से यूरेमिया कंडीशन हमारे ब्लड में जनरेट हो जाती है. Now what is this uremia condition? That is excess of urea. यूरिया का बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना ये शुरू हो जाता है यूरिया इन आवर ब्लड. ठीक है.
और इस यूरेमिया की कंडीशन की वजह से भी और ज्यादा सिवियर हो सकता है ये रीनल फेल्यूर. सो इट मे रिजल्ट in according to NCERT, it result in renal failure, result in acute renal failure. What is this acute renal failure? acute का मतलब होता है बहुत ज्यादा डेंजरस. acute, ठीक है. acute मतलब आपकी दोनों किडनियां काम करना बंद कर रही हैं. देखो, एक किडनी अगर काम करना बंद कर देती है तो दूसरी किडनी बोलती है कोई ना बहन, मैं तेरा काम कर लेती हूँ. ठीक है, तो इसको कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं कि एक अगर काम करना बंद कर देती है देन सेकंड विल स्टार्ट फंक्शनिंग एंड ये आपकी बॉडी में से यूरिया को साफ करती रहेगी. ठीक है, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो गई तो एक्यूट रीनल फेल्यूर कंडीशन आ जाती है. इस एक्यूट रीनल फेल्यूर को ट्रीट करने के लिए, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम? ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली चीज है ब्लड को साफ करना है. भाई, आपकी किडनियां काम नहीं कर रही हैं, इसलिए आपको आर्टिफिशियल किडनी की आवश्यकता है. किसकी आवश्यकता है? आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी को हम हीमोडायलाइसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? हीमोडायलाइसिस. अब इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम पर्सन जो पेशेंट होता है उसकी कन्वीनियंट आर्टरी, जनरली रेडियल आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं. ठीक है, और फिर उसको कूल करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक ताकि ब्लड क्लॉट ना हो. रिमेंबर, जब आप कूल कर देते हो ब्लड को तो क्लॉटिंग एंजाइम जो होते हैं बेचारे इनएक्टिवेट हो जाते हैं. तो एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने उसको कूल करना है, दूसरा उसमें हेपेरिन डाल देना है, एंटीकोगुलेंट डाल देना है. ठीक है, ये किया आपने. अब ये करने के बाद आप इस ब्लड को एक डायलाइजिंग यूनिट में लेके जाते हो. डायलाइजिंग यूनिट के अंदर सेलोफेन की ट्यूब के अंदर ब्लड को फ्लो कराना होता है. सेलोफेन की कॉइल्ड सी ट्यूब होती है, एक भूल भुलैया होती है सेलोफेन ट्यूब की, और इस सेलोफेन ट्यूब में ब्लड को फ्लो कराते हैं. सेलोफेन ट्यूब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है डायलाइजिंग फ्लूइड. उस डायलाइजिंग फ्लूइड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. तो इसलिए बाकी सब चीजें सेम होंगी, जैसे कि आपका ब्लड का प्लाज्मा है वैसे ही सेम है. तो इसकी जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑस्मोटिक कंपोजिशन है, वो सेम होगी जैसे आपके ब्लड की है या ब्लड की प्लाज्मा की है. लेकिन इसमें नहीं क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट. इसलिए जो हमारा ब्लड है उसमें से डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है नाइट्रोजनस वेस्ट इस डायलाइजिंग फ्लूइड में एंटर करते जाएंगे. हम पेशेंट का ब्लड जो है वो साफ होता जाएगा. ये साफ ब्लड को, इस प्यूरिफाइड ब्लड को आप अब क्या करोगे? गर्म करोगे, वार्म करोगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस पर लेके आओगे. आपने पहले हेपेरिन डाला था, अब इसमें उल्टा डालोगे एंटी हेपेरिन, ताकि नॉर्मल मैकेनिज्म, क्लॉटिंग मैकेनिज्म एग्जीक्यूट हो सके जब भी आपको चोट लगनी है. अब एंटी हेपेरिन डाला आपने, इसको वार्म किया 37 डिग्री सेल्सियस तक, और दोबारा से उस पेशेंट के ब्लड में डाल दिया वो ब्लड. तो इसलिए इसमें आप डायलाइसिस कर रहे हो ब्लड की. प्रोसेस आ जाता है हीमोडायलाइसिस. डायलाइसिस का मतलब सेपरेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल फ्रॉम द अदर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. राइट, ऑल राइट जी. तो इसी को अब हम लिख लेते हैं क्योंकि लिखना है अत्यंत जरूरी अपनी भाषा में, अपने शब्दों में. हीमोडायलाइसिस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? हीमोडायलाइसिस में ब्लड की डायलाइसिस करते हैं, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को साफ करते हैं. तो इसमें ब्लड ऑफ द पेशेंट
is taken from the convenient artery, generally रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया जाता है. इस ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाता है और इसमें हेपेरिन ऐड किया जाता है. एंटीकोगुलेंट है ये. फिर इस ब्लड को आप इट इज circulated in dialyzing unit, एक सेकेंड, in a dialyzing unit. डायलाइजिंग यूनिट में इट कंटेन, आपसे पूछा जाए इसमें होता क्या है तो आप कहेंगे इसमें कॉइल्ड सेलोफेन नामक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सेलोफेन मेम्ब्रेन which is immersed in which fluid? Dialyzing fluid, which is immersed in dialyzing fluid. All right जी, ये डूबी हुई है डायलाइजिंग फ्लूइड में. इंपॉर्टेंट तथ्य ये जो आपकी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पूछा जाएगा आपसे बार बार कि डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे? आप कहेंगे नहीं होंगे. ठीक है, इसीलिए ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते जाएंगे फ्लूइड के अंदर. सो रिमेंबर, इट इज डिवॉइड ऑफ, दिस फ्लूइड इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. This fluid is devoid of nitrogenous waste. All right जी. इसलिए जो हमारा ब्लड है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, जो कि सेलोफेन की ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, फ्रॉम द ब्लड will get dialyzed or will diffuse or will move into the fluid, dialyzing fluid. Dialyzing fluid में आ जाएगा ये, और जो आपका प्योरीफाइड ब्लड होगा अब उसको 37 डिग्री सेल्सियस तक वार्म किया जाएगा. उसमें एंटी हेपेरिन डाला जाएगा और दोबारा से दिस ब्लड इज पंप्ड इनटू दिस प्योरीफाइड. कैसा ब्लड है ये? साफ प्योरीफाइड. इसमें अब नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा? यूरिया नहीं है. सो दिस प्योरीफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक और मूव्ड बैक इनटू the convenient vein of the person or into the patient. So this is how हम जो acute renal failure वाले पेशेंट हैं उनको सरवाइव करवा पा रहे हैं. इट्स अ boon. ये एक मिरेकल है, ये एक चमत्कार है उन लोगों के लिए जिनकी किडनीज खराब हो चुकी है. ठीक है, तो इट्स अ बून फॉर द थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स जिनके ब्लड में यूरिया लेवल बढ़ चुका है. एंड यूरिया इज अ टॉक्सिन, इज अ पॉइजन. ये जहर है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी फ्लूइड को जहरीला कर देगा, आप मरमरा जाओगे अगर ठीक नहीं की गई है ये. तो इसीलिए इट्स अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ द यूरेमिक पेशेंट्स. बट रिमेंबर, इट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर द एक्यूट रीनल फेल्यूर. एक्यूट रीनल फेल्यूर के लिए अल्टीमेट ट्रीटमेंट है भाई साहब उसके शरीर में वो डालना जो है काम नहीं कर रहा, तो उसकी शरीर में किडनी ना ही होवत, इसीलिए उसके शरीर में आपको क्या डालनी है? किडनी. सो अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर द एक्यूट रीनल फेल्यूर इज व्हाट? इज रीनल ट्रांसप्लांटेशन. So that is the ultimate treatment, second treatment for the acute renal failure. So dear, the second treatment is renal transplantation. Renal transplantation. Now, renal transplantation में
आप डोनर लेते हैं कोई, रिमेंबर ये डोनर आपका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ये आपका रिश्तेदार होना चाहिए। रिश्तेदार या तो आपका मतलब वैसे तो ट्विन होना चाहिए, आइडेंटिकल ट्विन, ट्विन नहीं तो सिबलिंग या फिर रिश्तेदार। इसके शरीर से किडनी पेशेंट में या आप में जिसकी किडनी खराब हो चुकी है उसमें डाली जाएगी। ये बन गया रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, ठीक है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट तथ्य, जब भी आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो तो आपको ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी है दोनों की, और टिश्यू मैचिंग करनी है, टिश्यू ग्रुप मैचिंग करनी है या टिश्यू एंटीजेंस की मैचिंग करनी है, जिन्हें आप MHC कहते हो। दुनिया में आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा किसी और दो लोगों का MHC या उनके सेल्स के ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। इसलिए रिमेंबर, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के किसी से भी आपने किडनी ली है, आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेनी पड़ेंगी। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इंश्योर करेंगी कि कहीं रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के खिलाफ काम ना कर रहा हो, इसको खदेड़ने की कोशिश ना कर रहा हो। सो रीनल ट्रांसप्लांटेशन या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, द पेशेंट हैज टू कंज्यूम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स सो दैट ये जो ग्राफ्ट डाला है शरीर के अंदर, इसको इम्यून सिस्टम फॉरेन ऑब्जेक्ट ना समझ के उसको बॉडी से बाहर ना निकाले। रिजेक्शन के चांसेस मिनिमाइज कराने हैं आपको, तो इसीलिए पहले तो ब्लड ग्रुप मैचिंग करें, टिश्यू ग्रुप मैचिंग करें और उसके बाद पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जरूर दें ताकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि इम्यून रिजेक्शन या ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इस ग्राफ्ट के अगेंस्ट काम ना कर पाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रीनल ट्रांसप्लांटेशन। ऑल राइट, ठीक है जी। तो मुझे लग रहा है इतना ये हमारा कंटेंट था इस चैप्टर का, लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना कि भाई साहब किडनी सिर्फ एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन ना ही करत, इसके अलावा किडनीज के और काम भी होवत। सो किडनी का एक प्राइम काम तो है जो हमने इस पूरे चैप्टर में सीखा, और वो था एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑल राइट, ये सीखा हमने इस चैप्टर में। ऑल राइट जी, एक काम ये हुआ इसका प्राइम काम, लेकिन इसके अलावा किडनी और काम भी करती है। भैया और काम क्या करती है? जो ये हमारी किडनीज हैं, ये सिक्रीट करती हैं एक हार्मोन जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। क्या नाम है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं जेजी सेल्स। जेजी सेल्स क्या है, ये जानने के लिए आपको पिछले वाला लेक्चर पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, सो जेजी सेल्स ने सिक्रीट किया इरिथ्रोपोइटिन। नाम से पता चल रहा है इरिथ्रोपोइटिन जाएगा और हमारी जो हड्डियां हैं हमारे शरीर की, मेनली जो लॉन्ग बोन्स हैं, वैसे तो ये क्रेनियल बोन्स के अंदर भी होती है रेड बोन मैरो, लेकिन रिमेंबर हमारी लॉन्ग बोन्स के एपिफाइसिस पे, एपिफाइसिस मतलब किनारों के अंदर एक टिश्यू है जिसको रेड बोन मैरो कहते हैं। सो ये इरिथ्रोपोइटिन रेड बोन मैरो पे एक्ट करता है और बढ़ाता है, स्टिम्युलेट करता है प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। किसको बनाता है ज्यादा? आरबीसीज को बनाता है, राइट। तो आरबीसीज बनाएगा, रेट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस को ये बढ़ाएगा। ऑल राइट जी, एक और इंपॉर्टेंट काम इनका,
ये बनाती है, किडनीज बनाती है विटामिन डी। आप बच्चों ने बचपन में पढ़ा होगा कि विटामिन डी तो सूरज की रोशनी में स्किन बनाती है, लेकिन भाई साहब ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। आप देखो इस कहानी में होता क्या है। एक्टिव विटामिन डी बनने के लिए स्टेप्स हैं। कैसे? तो स्टेप में कहानी की शुरुआत सूरज से होती है। ये सूरज की रोशनी जब हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमारी स्किन बनाती है एक इनएक्टिव फॉर्म विटामिन डी की, या एक प्रिकर्सर विटामिन डी का, कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल बनाती है। ठीक है, कोलेकैल्सिफेरॉल अब स्किन से जाता है हमारे लीवर के पास। लीवर कहता है कि बे तू ना, मैं तेरे को हाइड्रोक्सिलेट कर देता हूं। तो जब कोलेकैल्सिफेरॉल यहां पहुंचती है और लीवर से एग्जिट होती है तो इसमें कोलेकैल्सिफेरॉल में 25th कार्बन पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, बन जाता है 25 हाइड्रोक्साइल कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये भी इनएक्टिव ही है विटामिन डी। इसको एक्टिव बनने के लिए जाना पड़ेगा किडनी के पास। किडनी के पास जाती है ये, किडनी कहती है कि यार तेरे को तो एक्टिव होने के लिए पहली पोजीशन पे कैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल की पहली पोजीशन पे भी एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप और अटैच होना है। तो किडनी इसके साथ और अटैच कर देती है। यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हुआ था, किडनी इसके अंदर एक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच कर देती है फर्स्ट पोजीशन पे, बन जाता है 125। अब देखो पहले 25 तो पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप था, अब पहली पोजीशन पे बन गया 125 डाई हाइड्रोक्साइल कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल, ऑलराइट। और यही है वो चमत्कारिक विटामिन डी जो कि जरूरी होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो खाना जा रहा है उसमें से कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए। सो भाई साहब ये विटामिन डी किडनी ने सिंथेसाइज की और ब्लड में सिक्रीट की। ये विटामिन डी अब हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाती है। मान लीजिए ये हमारा गट, और इस गट में से ये एब्सॉर्ब करवाती है विटामिन डी। बहुत ज्यादा जरूरी होती है फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। किसके एब्सॉर्प्शन के लिए? कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन के लिए। कैल्शियम जाता है और हमारी हड्डियों के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और हमारी हड्डियां खुश हो जाती हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी या इनकी स्ट्रेंथ जो है कैल्शियम की वजह से बढ़ जाती है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किडनी के दो और इंपॉर्टेंट रोल है। एक ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिंथेसाइज और सिक्रीट करती है, और दूसरा ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी सिक्रीट करती है। और विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, अब इस कहानी पर एक सवाल जो कि नीट में पूछा गया था। भाई साहब क्वेश्चन था, क्या होगा उस इंसान की बॉडी में जिसमें एक्यूट रीनल फेल्यूर है? तो जो इंसान एक्यूट रीनल फेल्यूर कंडीशन में है उसकी किडनियां काम नहीं कर रही, ना तो वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, जिसकी वजह से उस इंसान के ब्लड सेल का काउंट, आरबीसी का काउंट घट जाएगा। एनीमिया कंडीशन पहली होगी उसके शरीर में।
दूसरी कंडीशन क्या है भाई? दूसरी कंडीशन ये है कि किडनी खराब है अगर, तो बेचारा जो कोलेकैल्सिफेरॉल है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और विटामिन डी अगर एक्टिव फॉर्म में नहीं आ रही है तो आपके गट से कैल्शियम को कोई एब्जॉर्ब करवाने वाला बंदा है ही नहीं। कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं अगर करवा पाएगी विटामिन डी, जो कि ऑफ कोर्स है ही नहीं, तो विटामिन डी अगर ना ही होवत तो कैल्शियम ना ही एब्जॉर्ब होवत। अगर कैल्शियम ना ही एब्जॉर्ब होवत तो बोन की डेंसिटी घट जावत। बोन की डेंसिटी घट जावत तो बंदे को ओस्टियोपोरोसिस नामक कंडीशन होवत। सो भाई साहब, जो बंदे में किडनियां दोनों की दोनों निकल चुकी हैं, हाथ से फेल हो चुकी हैं, उस इंसान की शरीर में एक तो एनीमिया कंडीशन होगी और दूसरा उसके शरीर में ओस्टियोपोरोसिस नामक कंडीशन होगी। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट, ये नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किडनीज के और काम क्या हैं। तो किडनी बेचारी सिर्फ एक ही रोल नहीं परफॉर्म करती है, इनका और भी काम है जो तुम्हें पता होना चाहिए एज मेडिकल स्टूडेंट्स। ऑल राइट, सो विद दिस वी हैव डन समापन ऑफ दिस चैप्टर। यह चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और मैं अगले चैप्टर के साथ प्रस्तुत होंगी। अगला चैप्टर विल स्टार्ट विद द इट्स अ मिक्सचर ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो सोचो कौन सा है वो चैप्टर जिसमें केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। उस चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव, stay calm, stay healthy, keep smiling, be positive, and always keep shining in life, guys. See you in the next video. Till then, you take care of yourself. Bye bye. Sayonara.